रामनाथ को बंगलौर आए मुश्किल से 1 दिन हुआ था। अभी 3 दिन का काम बाकी था। एक कंपनी में काम के सिलसिले में बातचीत चल रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन दिल्ली से आया था। उसकी पत्नी रोते हुए बोल रही थी, रवि की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया है। आपके बिना मैं अपने को बेसहारा महसूस कर रही हूँ। आप जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ। अपनी मजबूरी बताकर उसने कंपनी के अफसर से रुखसत ली, होटल से अपना सामान समेटा और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट काउंटर पर उसने अपनी परेशानी बताई, पर काउंटर क्लर्क बोला, अगले 3 हफ्ते तक आरक्षण मुमकिन नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रामनाथ ने टिकट लिया और बिना आरक्षण वाले डब्बे की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी छूटने में ज्यादा समय नहीं था। वहां डब्बे में भीड़ देखकर वह घबरा गया। पांव रखने तक की जगह नहीं थी। वह आरक्षित डब्बे की ओर दौड़ा। मुश्किल से डब्बे में चढ़ा ही था कि गाड़ी चल पड़ी। उसका दुख उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कोई भी उसकी पीड़ा को पढ़ सकता था। एक सहयात्री ने उससे पूछ ही लिया, भाई साहब, आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? पूरी बात सुनने पर वह बोला, आप फिक्र न करें, आप मेरे साथ बैठें। इतनी दूर का सफर आप खड़े होकर कैसे करेंगे? रामनाथ को थोड़ा सहारा मिला। वह एक बड़ी कंपनी का मामूली सेल्समैन था। हवाई जहाज से सफर करने की उसकी शक्ति नहीं थी। जब वह दिल्ली से बंगलौर के लिए चला था तो रवि की तबीयत खराब जरूर थी, पर इतनी गंभीर नहीं थी, वरना वह बंगलौर न आता। शादी के 15 साल बाद रवि उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेरने आया था। रह रह कर उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंच जाना चाहता था। गाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी, लेकिन रामनाथ को वह रेंगती लग रही थी। यह उसकी खुशकिस्मत थी कि कृष्णकांत जैसा भला सहयात्री उसे मिल गया। उसने उसे कुछ खाने को दिया। दुख की घड़ी में भूख भी नहीं लगती। उसने पानी के 2 घूंट पी लिए। उसे कुछ राहत मिली। कृष्णकांत बोला, भाई साहब, आप अपना मन आसपास के वातावरण से जोड़िए, कुछ बातचीत कीजिए, वरना यह सफर काटे न कटेगा। ज्यादा चिंता न करें। दिल्ली में आपके भाई बंधु और पत्नी आपके बेटे का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। हम आपके साथ हैं। आपका बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। सांत्वना के इन 2 शब्दों ने उसके दुखी मन पर मरहम का काम किया। तभी टिकट चेकर आ गया। इससे पहले कि वह रामनाथ से टिकट के बारे में पूछता, कृष्णकांत उसे एक ओर ले गया और उसे पूरी बात बताई तथा रामनाथ की सहायता करने के लिए प्रार्थना की। टिकट चेकर बड़ा घाघ था। उसने बड़ी सख्ती से मना कर दिया और रामनाथ को अगले स्टेशन पर आरक्षित डब्बे से उतरने की ताकीद कर दी। कृष्णकांत ने रामनाथ को आराम से बैठने के लिए कहा। उसने टिकट चेकर के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। उसके चेहरे पर रौनक छा गई। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और आगे बढ़ गया। कृष्णकांत ने राहत की सांस ली। टिकट चेकर से हुई पूरी बात उसने रामनाथ को बताई और बोला, सिर्फ बैठकर सफर तय करना होता तो कोई समस्या नहीं होती। इस दौरान 2 रातें भी आएंगी। अगर आप सोएंगे नहीं और ठीक से आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैंने टिकट चेकर से बात कर ली है। वह आपको बर्थ दे देगा। आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है न? अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। रामनाथ बोला, भाई साहब, आप जैसा सज्जन व्यक्ति बहुत कम लोगों को मिलता है। आप मेरी इतनी मदद न करते तो न जाने मेरा सफर कितना तकलीफदेह होता। मेरे लिए आप जितना कर रहे हैं
मैं स्वयं यह शायद ही कर पाता। कई यात्री अपने मित्रों के साथ बातचीत करने में मशगूल थे, तो कई अपने परिवार के सदस्यों के साथ खिलखिला रहे थे। कुछ खाने पीने में लगे थे। रामनाथ यह सब देख सुन रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपने पुत्र और पत्नी पर ही टिका था। बीमार बेटे और पत्नी का व्यथापूर्ण चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। दुख भी इंसान को थका देता है। बैठे बैठे उसे नींद ने घेरा। उसे लगा जैसे वह रवि और अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था। तीनों कितने खुश लग रहे थे। रवि अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त था। अपने पुत्र और पत्नी के सानिध्य से उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ रहे थे। किसी बच्चे के रोने चिल्लाने से उसकी नींद टूट गई और उसने स्वयं को वास्तविकता के धरातल पर पड़ा पाया। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। उसने मोबाइल पर अपनी पत्नी से संपर्क साधा और रवि का हालचाल पूछा। वह बोली, डॉक्टर रवि के इलाज में लगे हैं। वह अब होश में है और बार बार आपको पूछ रहा है। उसे ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। घर के सभी बड़े यहीं पर हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब स्थिति काबू में है। बस आप जल्दी से आ जाइए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। रामनाथ को अपनी पत्नी से बातचीत करके कुछ ढांढस बंधा। उसने कृष्णकांत को अपने पुत्र की स्थिति के बारे में बताया। वह बोला, मैं कहता था न कि आपका पुत्र जरूर ठीक हो जाएगा। अब आपका दुख कुछ कम हुआ होगा। आप अपनी पत्नी से बातचीत करते रहिए, चिंता न करें, सब ठीक होगा। तभी टिकट चेकर रामनाथ के पास आया। वह उसे एक ओर ले गया और बोला, मैंने आपके लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया है। आपको मुझे 100 रुपए देने होंगे। मेरे साथ आइए। मैं जो भी बोलूं आप चुपचाप सुनते रहिए। आप कुछ भी बोलिएगा नहीं। रामनाथ उसके पीछे चल पड़ा। एक बर्थ के पास पहुंचकर टिकट चेकर रुक गया। वहां एक युवक बर्थ पर लेटा आराम कर रहा था। रामनाथ को संबोधित करते और उस युवक को सुनाते हुए वह बोला, गाड़ी में चढ़ने के बाद अपनी बर्थ पर बैठना चाहिए। अपने यार दोस्तों की बर्थ पर बैठकर गप्पे मारने से होगा यह कि आपकी बर्थ किसी और को भी दी जा सकती है। आइंदा ख्याल रखिए। फिर टिकट चेकर उस युवक से बोला, मुझे अफसोस है कि आपको यह बर्थ खाली करनी होगी। जिसके नाम पर यह बर्थ आरक्षित थी वह आ गया है। आप चिंता न करें, मैं आपको दूसरी बर्थ दिला दूंगा। उसने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और उसे थमा दिया। रामनाथ ने अपना सामान बर्थ पर रखा। रात का समय हो चला था। सभी अपना बिस्तर लगा रहे थे। उसने भी अपना बिस्तर लगाया और लेट गया। उसने सुन रखा था कि चोरों के भी अपने उसूल होते हैं। एक बार किसी को जबान दे दी तो उसकी मान मर्यादा का पालन करते हैं। यह टिकट चेकर किस श्रेणी में आता था वह अनुमान नहीं लगा पाया। कहीं कोई उससे ज्यादा पैसे देने वाला आ गया तो इसी उधेड़बुन में उसे कब नींद ने घेरा उसे पता ही नहीं चला। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।